चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है सबको क्लियर? बेटा आवाज आ रही है क्लियर सबको? स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ठीक। यस सर। सर ये ग्रुप बी की क्लास है क्या? हाँ, मैंने ग्रुप में बी में ही भेजा है ना मैसेज। ओके सर, ओके। तो फिर मैं चला जाऊँ सर, क्योंकि मैं ग्रुप ए का हूँ। मैं देख लीव लो, कर अटेंड सकती हूँ करना तो अपनी करो। क्लास? कोई बात नहीं, करना तो वैसे ग्रुप बी की एक क्लास छूट रिमेनिंग रह गई थी, वो वाली है ये। ओके ओके सर। चलिए स्टार्ट करें। देखिए, लास्ट क्लास में अपन लोगों ने सोर्सेस के बारे में देखा था। उसमें अपन ने टाइप्स ऑफ सोर्सेस का क्लासिफिकेशन, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स का क्लासिफिकेशन अपन ने एज अ डिपेंडेंट और एज अ इंडिपेंडेंट सोर्स की तरह देखा था। ठीक है। और इसी के साथ अपन ने उसमें वोल्टेज डिवाइडर और करंट डिवाइडर, ये दो कंसेप्ट भी अपन लोगों ने इसमें स्टडी करे थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आप लोगों को फिर से रिवाइज कराता हूँ इसमें, कि वोल्टेज डिवाइडर में जब भी कभी अपन देखते हैं, तो जब भी कभी जिस भी ब्रांच का अपन को वोल्टेज निकालना हो, उस रिस्पेक्टिव ब्रांच का रेजिस्टेंस अपन मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। और डिवाइड करेंगे टोटल रेजिस्टेंस से, और उसको पूरे का जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी, वो पूरे की वैल्यू जो आ जाएगी, दैट वैल्यू विल बी मल्टीप्लाई टू द होल वैल्यू ऑफ सोर्स वोल्टेज। ठीक है ना? इसमें किसी को डाउट है क्या वोल्टेज डिवाइडर वाले कंसेप्ट में? डाउट है तो मुझे बताएं। वोल्टेज डिवाइडर और करंट डिवाइडर, ये दो कंसेप्ट हैं इसमें, वैल्यू ऑफ V1 और V2। क्योंकि ये वाला कंसेप्ट क्या है, जब अपन न्यूमेरिकल देखेंगे ना, तब उसमें ये वाले कंसेप्ट बहुत काम आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं? रजा बेटा रिस्पॉन्ड भी किया करो इसमें, कोई भी बता दो एक जना, तो जिससे कि ये वाला टॉपिक में रिवाइज ना कराऊं। अगर रिवाइज कराना तो बताओ। यस सर। ठीक है। इसी के साथ अपन ने देखा था इसमें करंट डिवाइडर। करंट डिवाइडर के लिए जो कंसेप्ट है वो ये है कि दोनों रेजिस्टेंस जो रहेंगी वैल्यू, वो दोनों के दोनों रेजिस्टेंस आपके पैरेलली कनेक्ट रहेंगे, तभी अपन करंट डिवाइडर का इसमें यूज करेंगे। क्लियर? तो करंट डिवाइडर का कंसेप्ट क्या है कि अगर मान लो मेरे को I1 करंट निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो I1 करंट फाइंड आउट करने के लिए मतलब, इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस जो करंट निकालनी है वो है आपका I1 करंट। इसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक सोर्स करंट का इसको मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। सोर्स करंट का मल्टीप्लाई होगा इसमें, और जो इसमें अपना रेजिस्टेंस अपन लेंगे, हमेशा ही रेजिस्टेंस की वैल्यू कौन से लेंगे, जो अपन I1 की वैल्यू बात कर रहे हैं, I1 इक्वल टू IS मल्टीप्लाई बाई, इसमें रेजिस्टेंस जो अपन यूज करेंगे वो हमेशा अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस यूज करेंगे, दैट इज R2 रेजिस्टेंस, और डिवाइड कर देंगे टोटल रेजिस्टेंस से, R1 प्लस R2। ठीक है ना? ये एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, कि करंट डिवाइडर में हमेशा जो अपन यूज करते हैं वो अपन अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस यूज करते हैं, और वोल्टेज डिवाइडर में जो रेजिस्टेंस यूज हो रहा है, दैट रेजिस्टेंस विल बी ऑफ सेम वैल्यू। ठीक है। अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सोर्स कन्वर्जन। ठीक है। सोर्स कन्वर्जन का अपन यूज क्यों कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। सोर्स कन्वर्जन का यूज अपन करते हैं जब भी कभी अपन को कोई भी वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में, या फिर करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना हो, तो फॉर दैट वैल्यू वी विल यूज द कंसेप्ट ऑफ सोर्स कन्वर्जन। तो उसके लिए सबसे पहले ए पॉइंट लिखिए आप लोगों को, और इसमें लिखिए हेडिंग डालिए सोर्स कन्वर्जन, और ए पॉइंट लिखो सबसे पहले, a voltage source having some resistance, a voltage source having some resistance can be replaced by, can be replaced by the current source
A voltage source having some resistance can be replaced by a current source in parallel with the resistance. क्लियर? इसका मतलब क्या है कि इसमें अपन कोई सा भी वोल्टेज सोर्स, मान लीजिए वोल्टेज सोर्स आपका गिवन है वीएस की वैल्यू, और यहाँ पे आर एस रेजिस्टेंस आपका दिया हुआ है, ठीक है। इट मीन्स दैट कि अपन इस वैल्यू को, इस वीएस की वैल्यू को और आर एस की वैल्यू को अपन, वी हैव टू कन्वर्ट दिस वोल्टेज सोर्स इनटू द करंट सोर्स। आपको एक बार और इसमें लेजर्स बताता हूँ। मान लीजिए ये आपका वीएस की वैल्यू है, ठीक है, और इसी में आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू वैल्यू आपकी गिवन है। तो अपन क्या करेंगे, जब अपन इसको कन्वर्ट करेंगे, इसका मतलब क्या है कि जब भी कभी अपन मैश एनालिसिस और नोड एनालिसिस यूज करते हैं, तो उस टाइम अपन को ये सोर्स कन्वर्जन, कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स में सोर्स कन्वर्जन का कंसेप्ट इसमें इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो उसके लिए अपन इसको देखते हैं कि जब अपन इसको कन्वर्ट करेंगे, तो अपन ये देख रहे हैं कि जैसे अपन ने इसको कन्वर्ट किया तो आपकी वैल्यू क्या आई है। सबसे पहले तो आपकी जो वैल्यू आई है वो आई है आपकी आई एस वैल्यू, ठीक है। आई एस मतलब करंट सोर्स आया है, और उस करंट सोर्स की वैल्यू क्या है, द वैल्यू ऑफ दैट करंट सोर्स इज वी एस बाय आर। उस करंट सोर्स की वैल्यू वी एस बाय आर है। और क्योंकि अपन करंट सोर्स के साथ हमेशा एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये जो अपना इनपुट में जो आर एस रेजिस्टेंस था, वही उसी रेजिस्टेंस की सेम वैल्यू अपन ने करंट सोर्स के पैरेलल में कनेक्ट करी, ठीक है। समझ आया? तो अपन ने ये लिखा है इसमें, अ वोल्टेज सोर्स हैविंग सम रेजिस्टेंस कैन बी रिप्लेस्ड बाय द करंट सोर्स इन पैरेलल विद द रेजिस्टेंस। मतलब वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में अपन कन्वर्ट कर रहे हैं, और जो यहाँ पे सीरीज में रेजिस्टेंस है उसको अपन पैरेलल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक कंसेप्ट तो ये हो गया। सेकंड कंसेप्ट में सर लिखिए। सर भाई सर सर ये जो हमने इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट किया वोल्टेज सोर्स को, तो सर हाँ, वो वी एस बाय आर लिखा है, तो सर वो वी एस बाय आर एस होना चाहिए ना करंट तो जो नया यस, वी बनेगा। एस बाय आर एस, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई एस, ओके सर। ठीक है। मतलब वही रेजिस्टेंस वैल्यू होगी जो इसमें वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस में दी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है, द वैल्यू ऑफ आई एस, जो करंट सोर्स इसमें निकल के आया है, इट इज इक्वल टू वी एस बाय आर एस। इसके पैरेलल में अपन ने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया अक्रॉस ए बी टर्मिनल। इसी के साथ बी पॉइंट में लिखिए आप, अ करंट सोर्स इन पैरेलल, अ करंट सोर्स in parallel with some resistance, में लिखिए, a current source in parallel with some resistance can be replaced by, can be replaced by can be replaced by a voltage source in series with the same resistance, can be replaced by a voltage source in series with the same resistance, ठीक है। सबने राइट डाउन किया। इसमें क्या लिखा अपन ने, करंट सोर्स के साथ जो पैरेलल में रेजिस्टेंस होगा उसको अपन रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पे एक करंट वोल्टेज सोर्स में, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे क्या है मिलेगा वैल्यू, यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी दैट इज द वैल्यू ऑफ वी एस, और उस वी एस की वैल्यू क्या होगी, द वैल्यू ऑफ दैट वी एस इज इक्वल टू द
IS मल्टीप्लाई बाय RS, ठीक है। और उसी के सीरीज में जो रेजिस्टेंस अपन कनेक्ट कर देंगे, वो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो आप इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस RS एंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस RS इन पैरेलल विद द करंट सोर्स, ये दोनों रेजिस्टेंस आपकी इसकी वैल्यू क्या होगी, आपकी सेम होगी। मतलब जैसे अपन फिगर नंबर ए की बात करें इसमें, तो इसमें वाइस वर्सा ही हो रहा है ना, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में या करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में। तो ये दो तरीके के इसमें सोर्स कन्वर्जन अपन इसमें इस तरीके से इसमें देखते हैं, ठीक है। डायग्राम बनाया है सबने इसका दोनों का, कैसे अपन ने वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में और करंट सोर्स को अपन ने इसमें वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट किया। हाउ वी करंट कन्वर्ट वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स और करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स। ठीक है, अब इसका अपन एक न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं इसी का, सोर्स कन्वर्जन का। चलिए न्यूमेरिकल लिखिए इसका। कि अपन ने कर तो लिया, तो इसको अपन इम्प्लीमाई कैसे कर रहे हैं ये इसमें न्यूमेरिकल, कन्वर्ट कन्वर्ट द वोल्टेज सोर्स टू अ करंट सोर्स। तो यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है अपन को, उसमें अपन क्या कर रहे हैं, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अपन को न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है, +-10 वोल्ट, और 10 वोल्ट के साथ इसमें आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू इसमें जो R दिया हुआ है वो है आपका 1 किलो ओम, ठीक है। 10 वोल्ट है और 1 किलो ओम है इसमें आपका। तो उसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले अपन देखेंगे इसमें, हियर Vs की वैल्यू क्या है, द वैल्यू ऑफ Vs इज 10 वोल्ट। द वैल्यू ऑफ RS की वैल्यू क्या है आपकी, 1 किलो ओम, दैट इज 1000 ओम। अपन को इसमें क्या करना है, अपना जो इसमें मेन मोटो है वो ये है कि अपन को वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे अपन इसमें, सबसे पहले क्या करेंगे, करंट सोर्स के लिए वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ IS की वैल्यू क्या होगी, द वैल्यू ऑफ IS इज VS बाय RS, दैट इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 1000। कितना आया IS की वैल्यू, 10⁻²। हाँ 10⁻³ या फिर 10 मिली एम्पियर, ठीक है। यस सर। क्लियर, मतलब अपन ने वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट किया, और जैसे ही अपन ने वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में इसमें कन्वर्ट किया, तो उसमें अपन ये देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहले अपन ने एक करंट सोर्स की वैल्यू निकाली, इट इज लाइक दिस, है ना। और इसी के साथ अपन ने लाइन थोड़ा सा करंट सोर्स की वैल्यू निकाली है, और इसी के साथ अपन ने एक रेजिस्टेंस भी इसके पैरेलल में अपन कनेक्ट करें। सर वो मिली एम्पियर नहीं होगा सर, 10⁻² आएगी। यस सर, क्योंकि सर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 100 बचेगा सर नीचे। सही कर देता हूँ मैं उसको। कितनी वैल्यू आ रही है आपकी इसमें, सही था। सही था सर। सही तो था यार, हाँ ये यस 10 मिली सर, एम्पियर तो सही आएगा। था सर। वही। उसको 1 मिली एम्पियर थोड़ा लिखा हुआ है, 10 मिली एम्पियर लिखा हुआ है। वैल्यू सही निकाली है यार, हाँ सर सही था सर। ठीक है। तो इसमें क्या होगा यहाँ पे, फॉर दैट कंडीशन, अब इसमें क्या हो गया यहाँ पे,
सबसे पहले अपनी IS की वैल्यू आ गई। द वैल्यू ऑफ IS इज 10 मिली एम्पियर। ठीक है, और इसके साथ अपन जो रेजिस्टेंस आपका सीरीज में वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्टेड था, वही सेम रेजिस्टेंस अपन अब यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी आपकी सेम रहेगी, दैट इज 1 किलो। ठीक है, समझ आया आपको वोल्टेज सोर्स का कंसेप्ट? बताइए, सोर्स यस सर। किस तरीके से अपन वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स, या सिंपल अगर करंट सोर्स भी दिया हुआ है उसको अपन कन्वर्ट करें। ठीक है, अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है इसमें, वो ये तो हो गया आपका सोर्स, जो डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेस अपन इसमें देख रहे थे। नेक्स्ट जो अपने इसमें टॉपिक है, दैट इज द किरचॉफ्स लॉ। ठीक है ना, सबसे पहले अपन बात करते हैं, अगर अपन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें या किसी भी सर्किट की बात करते हैं, तो उसमें अपन स्टार्ट करते हैं, वी हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम द ओम्स लॉ, है ना। ओम्स लॉ मतलब V इक्वल टू IR, वहां से स्टार्ट होता है अपना। उसके बाद होता क्या है कि कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स या सर्किट के लिए अपना ओम्स लॉ अपन लोग इंडिकेट नहीं कर पाते, या उसमें अपन यूज नहीं कर पाते उस कंसेप्ट को। तो उसके लिए सबसे पहले जो यूज हो रहा है वो आपका किरचॉफ्स लॉ है। तो किरचॉफ्स लॉ में भी द नंबर 1 इज द, जिसको हम बोलते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, या फिर किरचॉफ्स करंट लॉ, या इसका और दूसरा नाम क्या है इसका, पॉइंट लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, या फिर KCL, जो अपना सिंपल अपन इजीली जानते हैं, या फिर इसमें पॉइंट लॉ। इस तरीके से इसमें होता है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि किसी भी अलजेब्रिक सम में अगर कोई भी आपका करंट की वैल्यू आपको मिल रही है, तो उस पूरे के पूरे करंट का जो समीशन होगा, अलजेब्रिक सम होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, द वैल्यू ऑफ ऑल द करंट इन द सर्किट इज इक्वल टू 0। या तो अपन इस तरीके से देखते हैं, या फिर अपन क्या देख लेते हैं, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू समीशन ऑफ आउटगोइंग करंट। यही करते हैं ना। दो तरीके से आप इनमें से करंट की बात करते हैं जब भी अपन किरचॉफ लॉ की बात करते हैं, कि जो भी इसमें किसी भी एक पॉइंट में या जंक्शन में या नोड में जो भी करंट का समीशन होगा, उसका क्या 0 हो जाएगा इसमें। तो ये अपन इसमें लेते हैं समीशन ऑफ I इक्वल टू 0। क्लियर, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है, उसी तरीके से जो सेकंड जो रहता है इसमें आपका नंबर सेकंड इज द, इसको अपन नाम देते हैं किरचॉफ्स सेकंड लॉ, और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और मैश लॉ। ठीक है, आप भी साथ में ये चीज लिखते रहना, क्योंकि इसमें इसमें अभी आगे जाके बहुत चीजें ये वाले कंसेप्ट काम आएंगे। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है, इसमें भी अपन क्या कहते हैं कि कोई भी सेकेंड लॉ की बात हो रही है, KVL की बात हो रही है, किसी भी अगर अपन क्लोज सर्किट की बात कर रहे हैं, तो उस क्लोज सर्किट में जो भी आपका समीशन रहेगा, किसका, इंड्यूस EMF का या फिर IR ड्रॉप का, तो वो दोनों समीशन क्या हो जाएंगे आपके, इक्वल हो जाएंगे। दैट इज समीशन ऑफ IR इज इक्वल टू समीशन ऑफ E। या तो कहीं कहीं किसी किसी बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है, मतलब जितने भी आपके रेजिस्टेंसेस आपके अवेलेबल हैं, उसमें आपका IR ड्रॉप जो आ रहा है, द वैल्यू ऑफ दैट IR ड्रॉप इज इक्वल टू द होल समीशन ऑफ इंड्यूस EMF। या फिर अपन इसको क्या लिखते हैं, द समीशन ऑफ इंड्यूस EMF प्लस द समीशन ऑफ ऑल द ड्रॉप्स इज इक्वल टू 0।
अच्छा मुझे बताइए इसकी डेफिनेशन डिक्टेट कराने की जरूरत है क्या, केसीएल क्या केवीएल का, बताना जरा। नो सर। ठीक है ना, क्योंकि ये अपने बुक में इजीली आपके पास है, तो इसमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अपना मेन जो कंसेप्ट है ना वो अपन पढ़ेंगे इसमें मैश एनालिसिस। ठीक है ना, मैश एनालिसिस में अपन लोग देखेंगे कि अपन किस तरीके से किसी भी एक किरचॉफ लॉ का या किरचॉफ फर्स्ट लॉ का या किरचॉफ सेकंड लॉ का किस तरीके से अपन यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ मतलब किरचॉफ करंट लॉ, जिसमें आप समेशन ऑफ करंट इज इक्वल टू जीरो कर रहे हैं। और इसी तरीके से जो सेकंड वाला है आपका किरचॉफ सेकंड लॉ, मतलब यहाँ पे मैं दोनों सिंपल आपको बताया था एक डायग्राम से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अपन ने कोई सा भी एक नोड पॉइंट लिया हुआ है, नोड पॉइंट लिया है, जंक्शन पॉइंट लिया हुआ है, कोई पॉइंट लिया हुआ है। अब इस नोड पॉइंट में जितने भी आपके करंट आएंगे, ठीक है ना, चाहे वो I1 आए, चाहे वो I2 आए, इनकमिंग हो या फिर आउटगोइंग हो आपका इन करंट I3 की वैल्यू या I4 की वैल्यू, तो इस पॉइंट, मान लीजिए मैंने इसको ए पॉइंट मान रहा हूं, तो इस ए पॉइंट में इन सब का या तो आप इक्वल समेशन ऑफ आई इक्वल टू जीरो कर दीजिए, और जो इनकमिंग करंट है उसमें आप पॉजिटिव साइन ले लें, और आउटगोइंग करंट है उसमें आप नेगेटिव साइन ले लें। ये कंसेप्ट क्या है, या फिर समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर अपन केवीएल की बात करें, तो केवीएल हमेशा आपका एक क्लोज सर्किट में यूज होता है। मान लीजिए यहाँ पे अपन एक वोल्टेज सोर्स यूज कर रहे हैं, एक रेजिस्टेंस यूज किया हुआ है और एक लोड यूज किया हुआ है। ठीक है ना, यहाँ मान लो आपको एक 10 वोल्ट है, ये 5 ओम की ब्रांच है और ये 2 ओम की ब्रांच है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, जो आपका इसमें करंट की वैल्यू इसमें फ्लो हो रही है, द वैल्यू ऑफ करंट, आई जो करंट फ्लो हो रहा है, I1 करंट इसमें मान लीजिए फ्लो हो रहा है, तो इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे, जितने भी आपका इसमें इंड्यूस ईएमएफ अवेलेबल रहेगा वो आपका पूरा का पूरा इक्वल किसके रहेगा, टोटल आईआर ड्रॉप की। आईआर ड्रॉप की मतलब क्या है कि इसमें I1 × 5 और I1 × 2, इस तरीके से अपन इसको देखें। ठीक है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ या किरचॉफ सेकंड लॉ, इन दोनों लॉस में किसी को डाउट तो नहीं है, आगे बढ़ू मैं अब। यस सर। ठीक है, अब जो अपना इसमें स्टार्ट होता है द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एज पर द सिलेबस और एज पर द करिकुलम, इसमें जो है दैट इज, सभी लोग हेडिंग डालिए इसमें। अब अपना इसमें सर्किट एनालिसिस स्टार्ट होगा, दैट इज डीसी सर्किट एनालिसिस यूजिंग मैश मेथड। ठीक है ना, जब भी कभी मैश मेथड का यूज होगा, फॉर दैट मैश मेथड अपन लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ का यूज करेंगे। क्लियर। ठीक है, तो अब इसमें एक लाइन लिखिए, इसमें लिखिए द अननोन the unknown in the mesh analysis, the unknown in the mesh analysis is the current in different meshes. The unknown in the mesh analysis is the current in different meshes, and the law applicable is, Kirchhoff's voltage law. And the law applicable is Kirchhoff's
वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो अब अपन ने क्योंकि मैश एनालिसिस इसमें स्टार्ट किया हुआ है, तो इसमें इसका लिख लेते हैं अपन लोग, इसका जो केवीएल का स्टेटमेंट है, तो आप लोगों को भी एक बार रिवाइज हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसका स्टेटमेंट है, इन एनी क्लोज सर्किट, in any closed circuit, the net voltage applied is equal to the, in any closed circuit, the net voltage applied is equal to the sum of the product of किसका, जो भी उसमें रिस्पेक्टिव करंट और जो उसमें रेजिस्टेंस अवेलेबल है उसका। ठीक है, समझ आया? मतलब मैश एनालिसिस को अपन क्यों फाइंड आउट करते हैं, जब भी कभी अपन को किसी भी सर्किट में या किसी भी उसमें अपन को कोई भी करंट की वैल्यू निकालनी है, तो वहां अपन स्टार्ट करते हैं इसमें किसको, मैश मेथड। ठीक है, अब इसका आप लोग प्रोसीजर लिखिए कि अपन इसको मैश मेथड को अप्लाई कैसे करेंगे। प्रोसीजर में सबसे पहले स्टेप 1 में लिखिए। सबसे पहले इसमें क्या अपन क्या करेंगे कि जब मैश एनालिसिस या मैश मेथड स्टार्ट करेंगे, अपन ये आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके कितने सर्किट मैशेस सर्किट में अवेलेबल है। ठीक है ना, जैसे अपन ने मैश मेथड का यूज कैसे किया था कि अपन किस तरीके से अपन कोई भी आपको डायग्राम दिया हुआ है उसमें अपन अलग अलग मैश कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वही चीज अपन सबसे पहले इसे फाइंड आउट करेंगे। तो स्टेप 1 लिखिए सभी लोग, आइडेंटिफाई इंडिपेंडेंट सर्किट मैश। सबसे पहले होगा आपका आइडेंटिफाई इंडिपेंडेंट सर्किट मैश। स्टेप नंबर 2, ठीक है, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा आपका मैश अवेलेबल है। सेकेंड स्टेप में अपन करेंगे इसमें असाइन अ सर्कुलेटिंग करंट, assign a circulating current to each mesh। ठीक है, जैसे अपन ने मैश फाइंड आउट कर दिया, उसके नेक्स्ट टाइम में अपन एक सर्कुलेटिंग करंट इसमें असाइन करेंगे। और एक चीज याद रखनी है अपन को कि जो सर्कुलेटिंग करंट इसमें अपन असाइन करेंगे, वो सर्कुलेटिंग करंट या नॉर्मल करंट जो होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ दैट करंट इज यूजुअली क्लॉकवाइज। The direction of that current is usually clockwise। ठीक है, एंड लास्ट स्टेप क्या होगा इसमें आपका, थर्ड स्टेप, राइट केवीएल इक्वेशन, राइट किरचॉफ वोल्टेज लॉ इक्वेशन फॉर ईच मैश। ठीक है, समझ आया? सबसे पहला स्टेप क्या होगा, अपन इसका मैश एनालिसिस का या मैश मेथड का आइडेंटिफाई करेंगे अपन इंडिपेंडेंट सर्किट मैशेस को। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आप एक सर्कुलेटिंग करंट अप्लाई करेंगे हर मैश में, जिसका डायरेक्शन क्या होगा आपका यूजुअली क्लॉकवाइज।
और थर्ड स्टेप में क्या करेंगे अपन, थर्ड स्टेप में आपका इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ मतलब केवीएल की इक्वेशन इसमें हम फाइंड आउट करेंगे। और वो केवीएल जो होगा दैट केवीएल इक्वेशन इज अप्लाई टू द सर्किट। लिख लिया सब लोगों ने? आगे बढ़े बेटा, न्यूमेरिकल करें अब इसका। अब जो अपन ने इसका प्रोसीजर देखा है अब उसको अपन अप्लाई करेंगे अपने न्यूमेरिकल। यस सर। ठीक है, इसको अपना इसमें इसका पावर पॉइंट में भी है ये वाली चीज अपनी, जैसे जो स्लाइड आप लोगों से मैंने शेयर करी हुई है, जैसे इसमें भी इस स्लाइड में भी अपना किरचॉफ लॉ है। किरचॉफ लॉ के लिए अपना केसीएल और केवीएल उसके ट्रिक्स हैं। ठीक है, तो वो मैं अभी आप लोगों से न्यूमेरिकल अभी न्यूमेरिकल सॉल्व कराता हूँ, उसके लिए अपन करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखिए कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ के लिए अपन लोग वोल्टेज जो आपका इनपुट वोल्टेज है और जो रेजिस्टेंसेस है इन दोनों के ड्रॉप का अपन ध्यान रखेंगे। ठीक है, और सर्कुलेटिंग फ्लो करंट फ्लो करेंगे। इसी तरीके से किरचॉफ करंट लॉ है, तो ये अपन ये जो केवीएल और केसीएल का है ये लॉ मेनली अपन इसमें मैश में अप्लाई करें। ठीक है, यही आपका इसमें मैश एनालिसिस का इस तरीके से इसमें दिया हुआ है, जो प्रेजेंटेशन आपका दिया हुआ है इसमें। अब अपन क्या करेंगे इसमें, इसका अपन अब इसका न्यूमेरिकल करेंगे। क्लियर? चलिए, जिससे आपको और समझ आ जाएगी कि अपन लोग कैसे इसको अप्लाई कर रहे हैं अपने न्यूमेरिकल्स के लिए। चलिए, न्यूमेरिकल नंबर 1 लिखिए इसमें, फाइंड द करंट न्यूमेरिकल। हर कंसेप्ट का अपन एक एक न्यूमेरिकल थोड़ा आराम से करेंगे ताकि हर स्टूडेंट को उसका सॉल्व करेंगे। फाइंड द करंट इन 8 ohm resistor, find the current in 8 ohm resistor in the circuit shown in figure using mesh analysis method। ठीक है, find a current in 8 ohm resistance in the circuit shown in figure using mesh analysis method। सबसे पहले तो आप इसका डायग्राम बनाइए जो इसमें इसमें न्यूमेरिकल दिया हुआ है। जो बेसिक क्वेश्चन है वो तो आपसे हो जाएंगे, तो अपन इसमें थोड़ा सा इसमें ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें अपने मैश के सारे कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले है इसमें आपका प्लस माइनस 15 वोल्ट और इसके साथ जो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है ये कनेक्ट है वो 10 ओम रेजिस्टेंस है। अपर टर्म में जो ऊपर की ब्रांच में है वो है आपका 5 ओम रेजिस्टेंस ब्रांच। एक और जो वोल्टेज है दैट इज 15 वोल्ट अगेन, 8 ओम रेजिस्टेंस, 10 ओम रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे बैटरी सिंबल रिवर्स हो गया है, इट इज माइनस प्लस और 25 वोल्ट उसकी वैल्यू है। ठीक है, नीचे जो रेजिस्टेंस है दैट रेजिस्टेंस इज 5 ओम।
और अगेन दैट रेजिस्टेंस इज 10। फिर से रिपीट करता हूं, 15 वोल्ट, 10 ओम, फिर ऊपर 5 ओम है। मिडिल वाली ब्रांच में जो वोल्टेज दिया हुआ है प्लस माइनस 15 वोल्ट, 8 ओम, 10 ओम, माइनस प्लस 25 वोल्ट, और 10 ओम और 5। ठीक है, सभी लोग इसका एक बार डायग्राम बना लें, फिर मैं इसको आपको इंडिकेट करता हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है अपन को। और इस डायग्राम इसमें न्यूमेरिकल में नॉमेनक्लेचर भी दिया हुआ है, दैट इज ए बी। दूसरे उससे लिख लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर इसमें दिख जाए। ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, इसमें इसके टर्मिनल्स दिए हुए हैं ए बी सी डी ई एफ, ये टर्मिनल्स में गिवन दिए हुए हैं। 15 वोल्ट, 10 ओम, 5 ओम, 5 ओम, 15 वोल्ट, 8 ओम, 10 ओम, 10 ओम और 25 वोल्ट। डायग्राम बना लिया सब लोगों ने विद वैल्यूज? यस सर, डन सर। ठीक। अब जो अपन ने लास्ट स्लाइड में सबसे पहला जो अपना स्टेप था, स्टेप 1, आइडेंटिफाई इंडिपेंडेंट सर्किट मैशेस। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट सर्किट मैशेस में कौन कौन से मैश हो रहे हैं? सबसे पहला जो मैश है आपका, मैश नंबर 1। ठीक है, वो कौन सा होगा आपका? एक क्लोज सर्किट होगा और उसका स्टार्ट पॉइंट और एंडिंग पॉइंट वो आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो आप बताइए, सबसे पहला स्टेप होगा आपका इसमें मैं जो होगा वो ए बी ई एफ ऑफ बी ई एफ ए। सही है, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, और मैश 2 अपन को क्लोज सर्किट देखना है इसमें। ठीक है ना, और क्लोज सर्किट मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, ये तो हो गया एक ये वाला नंबर 1। सेकंड जो होगा आपको वो होगा बी सी डी ई और बी। दैट इज ये हो जाएगा आपका बी सी डी ई और B। ठीक है, अब आउटर वाला जो है वो आपका दैट इज ए बी सी डी ई एफ ए, वो पूरा का पूरा आपका क्या है? वो आपका लूप है, वो आपका मैश नहीं है। क्लियर, समझ आया? यस बेटा सर। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? हो तो मुझे बताओ अभी। नो सर। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, दो तरीके के इसमें मैश हो गए अपने, ए बी ई एफ ए और बी सी डी ई बी। नेक्स्ट स्टेप क्या है इसमें आपका? असाइन द सर्कुलेटिंग करंट टू ईच मैश यूजुअली क्लॉकवाइज। अब अपन क्या करेंगे इस सर्किट में? अब इस सर्किट में अपन इन दिस सर्किट वी विल असाइन द सर्कुलेटिंग करंट। मतलब सबसे पहला जो करंट इसमें अपन फ्लो कराएंगे दैट इज लाइक दिस, उस करंट को नाम दे देंगे अपन I1। और यहाँ पे इस सर्किट मैश में अपन जो करंट फ्लो कराएंगे वो अपन I2 करंट फ्लो कराएंगे।
ध्यान रखिए अपन हर न्यूमेरिकल में I1 और I2 की करंट की वैल्यू को क्लॉकवाइज फ्लो कराएंगे। इन केस अकॉर्डिंग टू बैटरी वोल्टेज अगर वो करंट की वैल्यू आपकी रिवर्स फ्लो होगी तो कुछ नहीं होगा। अगर मान लीजिए I1 की वैल्यू इस एज पर दिस डायग्राम, अगर I1 की वैल्यू -2 एम्पियर आती है अकॉर्डिंग टू दिस साइन कन्वेंशन, तो अपन उसको क्या कर देंगे, अपन उसको रिवर्स करके उसको 2 एम्पियर कर देंगे। ठीक है ना। लेकिन जो कंसेप्ट जो होगा मैश का, वो कंसेप्ट यही कहेगा कि अपना इसमें जो करंट जो फ्लो कराएंगे डेट करंट विल बी क्लॉकवाइज, और दोनों ही मैशेस में वो करंट आपका फ्लो होगा। ठीक है, तो इसमें एक लाइन लिखिए, लेट द करंट इन द मैशेस, let the current in the meshes A, B, E, F, A. Let the current in the meshes, मतलब meshes मतलब एक M1 मैश ये हो गया, एक M2 मैश ये हो गया। ठीक है, in the meshes A, B, E, F, A and B, C, D, E, B and B, C, D, E, B are I1 and I2 respectively. Let the current in the meshes A, B, E, F, A and B, C, D, E, B are I1 and I2 respectively. अब इसमें क्या है आपका, जो आपका इसमें करंट जो फ्लो कर रहे हैं अपन, वो आपका इसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो करा रहे हैं और उसका नाम अपन ने क्या दे दिया है, I1 एंड I2। ठीक है, तो ये अपने अपने दो मैश हो गए। नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप है, उस थर्ड स्टेप में क्या होगा, अपन केवीएल इक्वेशन लिखेंगे इस मैश के लिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लाइन में लिखिए अब अपन अप्लाइंग Kirchhoff's voltage law applying Kirchhoff's voltage law to closed mesh A, B, E, F, A। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसमें केवीएल की इक्वेशन लिखेंगे ए बी ई एफ ए के लिए। चलिए, अब थोड़ा ध्यान देना इक्वेशन लिखने के लिए, क्योंकि इसमें सारे कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अपन ने करंट फ्लो कराया, अभी आप लोगों को ध्यान रखना सिर्फ अपन ए बी ई एफ ए यही वाला मैच देख रहे हैं। ठीक है ना। सबसे पहले अपना एक एक ब्रांच से अपन चलेंगे। सबसे पहले अपन ए से बी चले, ए से बी जब अपन चले, इसका मतलब क्या होगा, जब भी अपन किसी भी रेजिस्टेंस से फ्लो कराएंगे, इसका मतलब क्या होगा, उस रेजिस्टेंस में करंट जो फ्लो होगा I1 वो +2 माइनस होगा। ये +2 माइनस फ्लो करा दिया अपन ने। ठीक है, फिर +15 वोल्ट, फिर ±8 ओम, ±5 ओम, ±10 ओम, और 15 वोल्ट है, और अगेन फिर से ए। मतलब ए से मैंने स्टार्ट किया, ए से बी 5 ओम प्रेजेंट है, बी से ई 15 वोल्ट प्रेजेंट है और 8 ओम है। करंट का डायरेक्शन अभी अपन I1 वाला देख रहे हैं, तो प्लस से माइनस। उसके बाद 5 ओम में आपका प्लस माइनस अपन सिंबल दिया हुआ है, तो ये करंट का डायरेक्शन जो फॉल इन वोल्टेज रहेगा इसमें आपका, वो आपका प्लस से माइनस रहेगा। ठीक है, और इसी तरीके से अपना 10 ओम में रेजिस्टेंस जो फ्लो करा रहे हैं, करंट जो फ्लो हो रहा है वो +2 माइनस। ठीक है, सबने ये लिख लिया। अब अपन क्या करेंगे इसमें, अब अपन इसकी इक्वेशन लिखेंगे। अब इक्वेशन लिखने के लिए एक बात का आपका ध्यान रखना है कि अगर अपन ने कोई भी पैरामीटर अपन ने लिया है, मान लीजिए उस पैरामीटर में या तो आप उसमें एंटरिंग साइन लीजिए, ठीक है,
या फिर अपन उसमें लीविंग साइन लें। एंटरिंग साइन और लीविंग साइन से मतलब ये है कि मान लीजिए मैं 5 ओम और I1 इस IR ड्रॉप, मतलब अपन को क्या लिखना है इसमें, जो इक्वेशन लिखनी है केवीएल की, सारे के सारे इसमें ईएमएफ जितने हैं उनको यूज करना है, और जितने भी समीशन ऑफ IR है उनको यूज करना है, उन सबका समीशन अपन को 0 के इक्वल करना है। तो उसके लिए जब अपन मैश में इसमें ए से स्टार्ट कर रहे हैं, मान ले ए से भी अपन चले, या तो अपन एंटरिंग साइन ले, मतलब प्लस का साइन ले, ठीक है ना, पहली वाली ब्रांच में, तो अपन को पूरे के पूरे मैश में इसमें एंटरिंग साइन ही लेना पड़ेगा। और इन केस अगर अपन लीविंग साइन लेते हैं तो अपन को पूरे के पूरे सर्किट में इसमें, पूरे इस मैश में, करस्पॉन्डिंग मैश नंबर 1 में लीविंग साइन ही लेना पड़ेगा। समझ आया कंसेप्ट ये वाला? कोई डाउट तो नहीं किसी को? सर जो आप ये एंट्रिंग और लीविंग साइन का कंसेप्ट बता रहे हो सर, ये केवीएल से बता रहे हैं आप? जब केवीएल अप्लाई करते हैं तब ऐसा करते हैं? साइन कन्वेंशन बता रहा हूँ। हाँ, साइन कन्वेंशन बता रहा हूँ कि अगर आप इसमें मान लीजिए मैंने ए से बी करंट फ्लो कराया है इसमें, ठीक है, मेरे को एक इसमें IR ड्रॉप लिखना है, IR ड्रॉप लेना है, मतलब मेरे को 5I1 लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अब ये 5I1 मैं लिखूंगा, अगर मैंने एंटरिंग साइन लिया तो मैंने यहाँ प्लस लिखूंगा, ठीक है। और अगर मैं लीविंग साइन लेता हूँ यहाँ पे, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं इसको यहाँ पे क्या लिख दूंगा, माइनस साइन लिखूंगा। तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपन एंटरिंग साइन लेके चलते हैं या पे लीविंग साइन लेके चलते हैं। लेकिन एक चीज का याद रखना हमेशा केवीएल में, अगर आपने किसी भी एक एलिमेंट में, ध्यान रखिए, किसी भी एक एलिमेंट में अगर आपने लीविंग साइन लिया हुआ है तो सारे ही एलिमेंट्स में अपन को लीविंग साइन ही लेना पड़ेगा। समझ आया? मतलब करंट का जो डायरेक्शन लीविंग वाला हो रहा है ना, वो वाले डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं। यस सर। तो एक एक करके अपन चलते हैं। ए से बी अपन चले, -5I1 लिखा हुआ। अब अपन क्या कर रहे हैं इसमें, अपन बी से ई चल रहे हैं। जैसे अपन ने बी से ई चले, सबसे पहले कौन सा वोल्टेज ड्रॉप आया आपका, 15 वोल्ट है। अपन ने साइन कौन सा लिया हुआ है, लिविंग वाला लिया हुआ है। लिविंग वाले में यहाँ पे 15 वोल्ट में कौन सा प्लस है या माइनस है? माइनस माइनस है ना, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज -15। अगेन 8 ओम में जो करंट कन्वेंशन है वो कौन सा हो जाएगा, -8। अब एक चीज का ध्यान रखना है अपन को कि जब भी कभी कोई सी भी आपकी अगर सर्किट में या न्यूमेरिकल में कोई भी अगर आपकी एक कोई कॉमन रेजिस्टेंस अगर आपका आएगा, क्योंकि 8 ओम क्या है, 8 ओम इज द कॉमन रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस में I1 तो फ्लो हो ही रहा है, I1 के साथ साथ आपको दिख रहा होगा कि इस रेजिस्टेंस में आपका I2 भी फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर ये है कि I1 का डायरेक्शन जो है वो आपका B to E है, मतलब ऊपर से नीचे। I1 जो करंट फ्लो जो हो रहा है आपका यहाँ पे, वो आपका फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड है, और I2 करंट जो है वो आपका फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड है। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस ब्रांच, जब अपन बी से ई अपन यहाँ पे चल रहे हैं, तो यहाँ पे I1 की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू I2, ठीक है ना। इट मीन्स दैट ये जो इक्वेशन होगी, इस इक्वेशन में लिखेंगे अपन -8 इंटू I1। I1 तो ये आपका है ही, जो आपका दिया हुआ है, माइनस I2, बिकॉज इस 8 ओम ब्रांच में I1 करंट तो प्रेजेंट है ही, I1 के साथ साथ I2 करंट भी आपकी प्रेजेंट है, ये आपको सामने दिख रहा होगा, ठीक है ना। यही चीज अपन उस वाले मैच में चलेंगे, जब अपन BCDEV में चलेंगे ना, तो वहां पे जो इक्वेशन होगी, उस इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वहां पे 8 इंटू क्या हो जाएगा, कोई बताएगा? जब अपन मैथ्स BCDEV में चलेंगे और जब 8 ओम की अक्रॉस अपन ड्रॉप लिखेंगे उसमें IR ड्रॉप, तो वहां पे IR ड्रॉप क्या रहेगा सर, प्लस I2 minus I1 ब्रैकेट में I2 - I1। हाँ, वेरी गुड, I2। मतलब ये चीज ध्यान रखिए
कि जिस घर में आप हैं उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा है। मैं मैश M1 में भी खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे स्टैंड है, मतलब ये वैल्यू ले रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे I1 की वैल्यू मेरी ज्यादा है एज कम्पेयर टू I2, इसलिए I1 माइनस I2 यहाँ पे लिख रहा हूँ। और अपन साइन कन्वेंशन से भी दिख रहे हैं, बी से ही आपका करंट की वैल्यू ऊपर से नीचे फ्लो हो रही है, ई से भी नीचे से फ्लो हो रही है, मतलब ये अपोजिट करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? ए से बी आपने इक्वेशन लिखी -5I1, बी से ई जो इक्वेशन लिख रहे हैं वो आपके -15 -8 इंटू I1 -I2। फिर आप ई से एफ लिखेंगे, ई से एफ इक्वेशन क्या आएगी? -5 इंटू I1। फिर अपन क्या लिखेंगे? एफ से ए की इक्वेशन, एफ से ए की इक्वेशन क्या आ जाएगी आपकी? -10 इंटू I1। अब मुझे बताओ, ये 15 वोल्ट है, इसका वैल्यू -15 वोल्ट होगा या फिर +15 वोल्ट होगा? +15 वो +15 वोल्ट, क्योंकि अपन इसमें लीविंग साइन ले। ठीक है, सारे के सारे IR ड्रॉप और सारे के सारे जो EMF इंड्यूस में है, वोल्टेज ड्रॉप है, वो सारे के सारे कंसीडर हो इसमें आ गए मैश में, कोई रिमेनिंग तो नहीं है। 5 ओम 15 वोल्ट, 8 ओम 5 ओम 10 ओम 15 वोल्ट, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ आया? अगर आपको इसको एंटरिंग साइन लेके चलना है तो आप एंटरिंग साइन लेके चलते हैं, क्योंकि अपन समेशन ऑफ ऑल द ड्रॉप और इंड्यूस EMS इज इक्वल टू 0 कर रहे हैं। क्लियर? यस सर। जैसे अपन ने इसको सॉल्व किया, 15 से 15 आपका कट हुआ, -5I1 -8I1 -5I1 -10, ये हो जाएगा आपका -28I1 प्लस 8I2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 28I1 -8I2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो I2 की वैल्यू है वो कितनी आ गई आपकी? The value of I2 is equal to 3.5 टाइम्स ऑफ I। करके देख लो, यही आएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यही आया। तो ABEFA के लिए जब अपन ने मैथ इक्वेशन लिखी तो आपकी इक्वेशन ये आएगी। अब अपन मैथ इक्वेशन लिखेंगे। बेटा 11 से हमारा किसी क्लास तो नहीं है, मैं 10 मिनट और लूंगा मैं, है ना? ये वाला न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाए फिर अपन कंटिन्यू करेंगे मंडे को। यस सर। ठीक है, इसमें इस वाले मैश में कोई डाउट तो नहीं किसी को? ABEFA के इक्वेशन में जितना ज्यादा अपन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा अपन को कंसेप्ट समझ आएंगे। यहां तक लिख लिया सबने इक्वेशन नंबर 1 तक? कोई भी डाउट हो या कोई भी किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम हो तो मुझे आराम से पूछो आप। सर जैसे अपन अपन केवीएल सर अप्लाई करते हैं, तो अगर अपन करंट की डायरेक्शन में ही इक्वेशन लिखने की कोशिश करें तो सर वो ज्यादा इजी रहता है। जैसे सर इसमें भी हमने करंट की ठीक डायरेक्शन है, में, मतलब आपको एंटरिंग से लिखना है ना? सर यहाँ पर आपने करंट लीविंग की से, डायरेक्शन में आपको इक्वेशन लिखनी है ना? हम्म, हाँ हाँ, देखो बुक में आपके दोनों कंसेप्ट हैं, इसलिए मैंने कहा कंफ्यूज मत होना। आपको एंटरिंग से लिखना है तो आप एंटरिंग से लिखो, दोनों की वैल्यू आपकी सेम आएगी। ठीक है सर, ठीक है। ये वाला न्यूमेरिकल अपन लीविंग से कर लिया है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपन एंटरिंग से कर लिया। ठीक है, चलिए अब अपन क्या करेंगे, अपन इसमें एक बार आप लोग काम करो, ये वाला डायग्राम फिर से बना लो एक बार और, जिससे क्या होगा आपका जो वोल्टेज इक्वेशन जो है अपनी, जो अपन मैश अब अपन इसमें लिखना चाह रहे हैं दूसरा, उस मैश इक्वेशन की भी अपन इक्वेशन लिख लें, फिर इसको पूरा कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो एक बार और डायग्राम बनाना आप लोग फिर से, इससे आपको क्या कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं भी बना रहा हूं।
तो अपना जो BEF ए का जो आपका इक्वेशन है वो भी आपकी एकदम से अभी फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। 15 वोल्ट, 10 ओम, 5 ओम, 5 ओम, प्लस माइनस 15 वोल्ट, 10 ओम, माइनस प्लस 25 वोल्ट, 10 ओम और 8 ओम, ठीक है। और जो नॉमेनक्लेचर यहाँ पे लिखे हुए हैं वो है आपके इसमें ABCDEF। और अपन मैश कौन सा ले रहे हैं अभी अपन? BCDEB, ठीक है ना। उसमें लिखिए अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ टू मैश BCDEB। ठीक है। और जो अपन ने करंट फ्लो कराया था वो करंट तो सेम ही रहेगा आपका, सॉरी, I1 करंट और I2 करंट, ठीक है। अब अपन मैश सेकंड में आएंगे। तो इसके लिए जो आपका इसमें साइन कन्वेंशन है प्लस माइनस, प्लस माइनस और प्लस माइनस। वोल्टेज का तो साइन कन्वेंशन गिवन है, सिर्फ रेजिस्टेंस का अपन इसमें ले रहे हैं। ठीक है। आपको अगर एंट्रिंग साइन से लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है, एंट्रिंग से ले लो या लीविंग से ले लो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि समीशन क्या है, एक्चुअली अपन ड्रॉप ही तो ले रहे हैं, समीशन ऑफ ई प्लस समीशन ऑफ आई आर इक्वल टू 0। आप समीशन ऑफ ई और समीशन ऑफ आई आर में आप इनकमिंग ले रहे हो या आउटगोइंग, एंट्रिंग ले रहे हो या लीविंग ले रहे हो, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। चलिए मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ इसकी इक्वेशन। सबसे पहले बी से सी अपन चले। अगर मैंने लीविंग वाला लिया हुआ है तो -10I2, फिर मैं सी से डी चला यहाँ पे +25, फिर डी से ई -10I2, फिर ई से बी, ठीक है। अब ई से बी में -8, वही चीज है। अब ये जो आपका 8 ओम जो रेजिस्टेंस है, दिस रेजिस्टेंस इज कॉमन टू बोथ द, ये रेजिस्टेंस क्या है आपका, कॉमन है दोनों में। मतलब इसमें आपका I2 भी करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे और I1 भी करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने फिर से डायग्राम आपके लिए बना दिया, क्योंकि आप उसमें कंफ्यूज नहीं हो जब भी इक्वेशन कभी लिखें अपन, ठीक है। अगर अपन इक्वेशन सही लिखेंगे तो 100% अपना न्यूमेरिकल भी इसमें सही होगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी -8 मल्टीप्लाई बाय I2 माइनस I1। जिस घर में आप खड़े हुए हैं, जहां आपका पैर है, जो आपका करंट है, वो वैल्यू हमेशा आपकी ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू अदर मैश करंट। +15 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले बी से सी अपन चले, -10I2, फिर सी से डी +25, फिर डी से ई -10I2, फिर ई से बी -8 इंटू I2 माइनस I1, क्योंकि इस 8 ओम में आपका दोनों ही करंट फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। I1 भी हो रहा है, I2 भी हो रहा है। +15 इज इक्वल टू 0। बेटा इसमें किसी को डाउट तो नहीं, किसी को इस इक्वेशन में, जो अपन ने मैथ इक्वेशन अभी यहाँ पे सामने आपके स्क्रीन में जो है? नो सर। ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर। तो इसके बाद जो आपकी इक्वेशन इसको सिंप्लीफाई किया अपन ने, तो क्या आया आपका 28I2 माइनस 8I1 इज इक्वल टू 40। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आया आपका 7I2 माइनस 2I1 इज इक्वल टू 10। सभी लोग इक्वेशन सॉल्व करके देखो, ये यही आ रहा है आपका वैल्यू।
Yes, sir. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आपका 8 ओम रेजिस्टेंस न्यूमेरिकल में पूछा गया है ना, वो 8 ओम रेजिस्टेंस आपका मिड में यूज हुआ है। ठीक है, अब आपको ये नहीं पता एज पर द मैश ABEFA जो 8 ओम में जो रेजिस्टेंस फ्लो अपन करा रहे हैं वो कौन सा करंट फ्लो करा रहे हैं, I1 माइनस I2। ठीक है, और मैश B इसमें जो अपन ने 8 ओम में करंट फ्लो कराया है वो कौन सा कराया है, I2 माइनस I1। अब जब अपना I1 और I2 की करंट फ्लो हो जाएगी तब फाइंड आउट हो जाएगी, तब अपन को पता लगेगा कि अपना जो करंट जो आपका फ्लो हो रहा है वो आपका B से E फ्लो हो रहा है या फिर E से B फ्लो हो रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? मतलब I1 माइनस I2 आ रहा है या फिर I2 माइनस I1 आ रहा है। तो उसके लिए अपन को इसमें जो भी आपने इसमें करंट अवेलेबल है I1 और I2, इन दोनों करंट की वैल्यू अपन इसमें निकालेंगे। समझ आया आपको? ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, तो इसमें अब लिखिए सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ substituting the value of I2 from equation number 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में I2 की वैल्यू क्या थी, वैल्यू ऑफ I2 इज 3.5 I1। ठीक है, और Yes, यहाँ sir. पे क्या है इक्वेशन आपकी, इक्वेशन है आपकी 7I2 माइनस 2I1 इज इक्वल टू 10। यही आई है, 7I2 माइनस 2I1 इक्वल टू 10। जैसे अपन इसको इसमें यूज करेंगे 3.5 मल्टीप्लाई बाय I1 माइनस 2I1 इज इक्वल टू 10, वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये कितना आएगा बेटा बताना, 24.5. 24.5 I1 माइनस 2I1 इक्वल टू 10, 22.5 I1 इक्वल टू 10। I1 की वैल्यू कितनी आई, 0.45 एम्पियर। 0.44 आ रही है, 45 आ रही है, 44 आ रही है सर। 0.44 एम्पियर। ठीक है, ये आपका I1 आ गया। अब इस I1 को अपन कहाँ पुट कर देंगे, I2 इक्वल इक्वल टू 3.5 I1। ठीक है, I2 कितना आ गया आपका 1.57। 3.5 मल्टीप्लाई बाय 0.44, तो द वैल्यू ऑफ I2 इज 1.54 एम्पियर। अब बताओ I1 की वैल्यू ज्यादा बड़ी है कि I2 की वैल्यू बड़ी है, I2। I2 की वैल्यू बड़ी है। इसका मतलब करंट थ्रू 8 ओम रेजिस्टेंस कितना होगा, द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 8 ओम रेजिस्टेंस कितना आएगा, I1 माइनस I2 या I2 माइनस I1, I2 माइनस I1। I2, क्योंकि I2 माइनस I1 आएगा क्योंकि अपन करंट हमेशा पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, 1.54 माइनस 0.4, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1.1। क्लियर? तो इसमें लास्ट में अपन लिखेंगे हेंस करंट थ्रू 8 ohm resistance is 1.1 एम्पियर। ठीक है, एंड इट फ्लोज फ्रॉम, कहां से कहां फ्लोज हो रहा है वो, I2 से I1। E2B। E2 से। ठीक है ना, I2 से I1 हो रहा है, इसका मतलब क्या है, जो अपना सेकंड मैश है ये वाला, यहां से अपना ले आओ, ये वाले मैश का करंट अपना ज्यादा है, तो करंट का जो डायरेक्शन होगा दैट इज फ्रॉम E टू B। अगर वैल्यू आपकी I1 की वैल्यू ज्यादा होती और I2 की वैल्यू कम होती तो आपका करंट का डायरेक्शन क्या होता, आपका इसमें B टू E होता। डायग्राम से भी आपको दिख रहा होगा, जैसे न्यूमेरिकल में यहाँ पे राइट हैंड साइड में 25 वोल्ट है। ठीक है ना, 25 वोल्ट मतलब इसका प्रभाव ज्यादा है करंट का, इसलिए इस वोल्टेज सोर्स से आपकी इस I2 की वैल्यू ज्यादा है और
फॉर द ड्रॉप इन वोल्टेजेस I1 की वैल्यू कम आ। ठीक है, समझ आया? अपन ने ये वाला न्यूमेरिकल लीविंग से किया है, आप लोग इसको एंटरिंग से करके भी देखना, और इसके जो मैश एनालिसिस की और भी न्यूमेरिकल बुक में वो भी कोई क्वेश्चन ना, अपन नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स और इसमें कंटिन्यू करें। और इसमें कोई डाउट हो अभी तो मुझसे पूछ लो, या अभी इस वीक की जो क्लास थी उसमें किसी भी टॉपिक में किसी को भी कोई डाउट हो मुझसे तो आप पूछ सकते हैं आराम से। ये वाली पीपीटी भी मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। ठीक है, ओके सर। यस सर। है ना? और अपनी जो अटेंडेंस उस दिन की थी, मूडल की जो अटेंडेंस थी 20 की, है ना, तो वो मैं आप लोगों से बता देता हूँ, उसको शेयर कर देता हूँ। तो जिसका भी जो छूटा होगा वो अपना बता देना। तीनों दिन में से अगर किसी भी की अटेंडेंस रिमेनिंग रही हो तो मुझे बता देना अभी। ठीक है, हाँ, 19 तारीख को कोई ऐसा तो नहीं जिसकी अटेंडेंस रिमेनिंग हो, जो मार्क नहीं कर पाया हो? सर मेरी रह गई थी। मेरी भी रहा सर। रोल नंबर वाइज बताते जाओ तो मैं इसे मार्क कर देता हूँ। क्या नाम है? सोनम साहू 122। संजय गौतम। 19 की बात कर रहा हूँ, अभी 20 में अभी आऊंगा। चलो मैं 20 की, 19 को तो आपने मार्क कर दिया कि 20 की मैं बताता हूँ। ठीक है, हाँ, 20 को किसने मार्क नहीं करी थी बता दें? सर संजय। सर चिन्मय हाँ, गुप्ता रोल नंबर सर। बता दो। सर 124 सर। हाँ, संजय मैंने आपकी मार्क कर, संजय गौतम। हाँ, और सर चिन्मय गुप्ता सर। सर ऊपर ही 80। चिन्मय ऊपर गुप्ता, सर। हाँ, एक मिनट। चिन्मय, ठीक है, लगा दी बेटा। सर रोल नंबर 80। सर ठीक है, निशान। हेलो सर। और हाँ, बोलो। सर प्रियांशी तिवारी 93। 93, ठीक है बेटा, मार्क कर दी। और सर सर 100। विनय कुमार 30। सर 124 सर। सर 101 रिद्धि बंसल। 101 रिधि, ठीक है रिधि, तूने मार्क कर दिया, तूने मार्क कर दिया। सर सर 130 विनय कुमार। संजना, संजना आपकी मार्क है। और कौन है? रोल नंबर बताते जाओ। 71 सर। रोल नंबर बताते जाओ। 71 सर। सर 122। सर 122। 71। 71 मार्क कर दिया। मोहित, 71 मार्क कर दिया। मोहित मार्क कर दिया। 130 विनय कुमार। सर 09। सर 09। ठीक है, संजय गौतम मार्क कर दिया आपका 109। सर 124 सर। 124 सूरज, सर ठीक है। 117। सर 122। 117, ठीक है। Sir, 118. 118, ठीक है श्रुति। सर 122। हाँ सोनम, आपकी मार्क है, आपने करी हुई है। ओके सर। सर ठीक है, और विनय कोई तो कुमार नहीं छूटा? 130। ठीक है, और कोई तो नहीं छूटा? सर विनय कुमार 130। विनय 130, ठीक है, मार्क कर दिया आपका। सर 108 सर। 1 108 108 108। कल संजना मार्क है आपकी। सर 19 के लिए से हो रही। 20 जो दिन क्लास रिशेड्यूल करी है ना उसी की है ये। ठीक है बेटा, तो ये आज की क्लास एंड होती है अपनी, है ना? इसके न्यूमेरिकल हेलो अपन सर। कोशिश करना। हाँ बोलो। न्यूमेरिकल अपन